हम लोग पढ़ेंगे इसमें परमाणु की मूलभूत इकाई क्या है, इसकी मूलभूत इकाई है। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु का संगठन व परमाणु संरचना के मॉडल। उसके बाद परमाणु संख्या व परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक आयनों का बनना और संयोजकता, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय दार्शनिक थे कन्नद, उन्होंने बताया था कि यदि हम किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए चले जाएं तो हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि जब उस पदार्थ को और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसी स्थिति जो आएगी उसको परमाणु कहा गया। अब उस समय इन्होंने नाम तो नहीं दिया था कि मतलब इसका क्या कहेंगे, लेकिन इन्होंने केवल इतना ही बताया था कि एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जिस समय पर हम उसके और ज़्यादा विभाजन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो अन्य दार्शनिक थे अन्य देशों के, डेमेट्रियस और यूपिकरस, इन्होंने ये विचार दिया था वे जो सूक्ष्म कण जो अविभाजित है उसका नाम दे दिया था, जिसको परमाणु कहा गया था। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। परमाणु, जब हम एक समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तब एक तत्व का निर्माण होता है। मतलब कि यदि हम एक ही समान तरह के परमाणु, कोई भी तत्व है वो एक तरह के समान परमाणु से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, समान हैं और ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, मतलब कि H2O इस तरह से बनाते हैं। और आगे देखते हैं और अलग अलग, और इसी तरह से जब अलग अलग परमाणु तत्व मिलते हैं तो वह आपस में मिलकर के एक यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का है और यहाँ पर Cl है और ये एक तरह से हमारा HCl जो कि एक अम्ल है उसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये यौगिक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं तत्व और यौगिक के बारे में क्या, कि यदि एक ही तरह के परमाणु आपस में मिलेंगे, समान परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक तत्व का निर्माण करते हैं, और यदि अलग अलग परमाणु आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो वह एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तत्व और यौगिक की एक तरह से परिभाषा भी हो गई और ये यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी हो गए। उसके बाद जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है यहाँ सर आया। महर्षि कन्नद, यूनानी दार्शनिक, अन्य लोगों के प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर ही आधारित थे। इनका केवल थॉट था कि मतलब ऐसा होगा, लेकिन उसको इधर किसी ने सिद्ध नहीं किया था कि वाकई में ऐसा होगा, क्योंकि साइंस हमेशा प्रैक्टिकल बेस पर चलती है। तो जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुविचार व्यवस्थित उन्होंने प्रकट किया। तो डाल्टन, जिसको डाल्टन की थ्योरी कहा गया, डाल्टन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फिर अपने अपने तथ्य रखे लोगों के सामने। वो ये थे कि पदार्थ या तत्व अन्य अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब कि हमारा कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको परमाणु बोला जाता है। अब वही चीज़ है हमारे यहाँ जो दार्शनिक महर्षि थे कन्नद, उन्होंने भी तो यही कहा था कि यदि हम किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए चले जाएं तो हमें एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किया जा सकेंगे। वही जो है परमाणु है। अब इन्होंने कह दिया कि हर एक पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगला यह है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। मतलब कि हम किसी भी परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको बना सकते हैं, केवल उसका ट्रांसफॉर्म होता है, एक से दूसरे में उसका रूप बदल सकता है, लेकिन उसका निर्माण और नष्ट नहीं किया सकता। परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने ये बताया कि जो लास्ट स्टेज हमें मिलेगी परमाणु की वो अविभाज्य है, मतलब कि हम इसको अब और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ये फाइनल स्टेज इन्होंने कहा था। अगला इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुण समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे कि
हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास लोहा है, तो लोहे के जो भी परमाणु हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो परमाणु हैं वो उसके जितने भी परमाणु हमें मिलेंगे, जो छोटे छोटे कण, वो उनके गुण, धर्म और आकार समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। इसी जगह पे अगर जो कोई दूसरी चीज़ हम लोग ले लें, लकड़ी ले लें या अन्य कोई पदार्थ ले लें, तो उसके अलग तरह के होंगे। जैसे कि हम लोग जनरल भी देख सकते हैं कि हाँ, हम इसी तरह से उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ठीक है, ये अच्छी बात इन्होंने बताई थी। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। जो परमाणु होते हैं उनका एक अपनी फिक्स मात्रा में होते हैं। अब इन्होंने बताया था आगे परमाणु का संगठन, कि परमाणु जो है वो, और परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो परमाणु का संगठन किस तरह से है, डाल्टन फेल कहाँ पर हुआ। जैसे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। इन्होंने कहा था कि परमाणु को अब हम नहीं तोड़ सकते, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं सदी के प्रारंभ में वैज्ञानिक ने इस क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। वैज्ञानिकों को तो खुजली होती है, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम इसको और तोड़ के देखेंगे और देखेंगे। तो उन्होंने ये सिद्ध किया परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। और इसमें जो परमाणु में 3 मूल कण की इन्होंने खोज करी थी। वो कौन कौन से थे, वो थे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये खोज थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो आविष्कारक थे या जिन्होंने इसको खोजा था, वो थे हमारे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म मूलकण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है हमारा ऋण आवेश, मतलब कि माइनस चार्ज होता है, और इसका द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के लगभग 1/1837वां भाग होता है। 1/1837 पार्ट ये इसका होता है। नेक्स्ट आता है इसमें जो दूसरा कण है वो है परमाणु। परमाणु की खोज जो थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। परमाणु की जो खोज थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन इन्होंने परमाणु उसका नाम नहीं दिया था कि मतलब क्या नाम रखें। बस इन्होंने खोज लिया था कि हाँ, ये कुछ खोज लिया है, ये यहाँ से हमें मिल गया है कुछ, ये पॉजिटिव कुछ मिला है। पॉजिटिव मतलब ये तो इतना ही बता दिया था कि यहाँ पर इस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये उसको नाम नहीं दे पाए थे। तो नाम जो था रदरफोर्ड ने ही इसको दिया था, जिसको प्रोटॉन नाम दिया है। ये धनावेशित होता है और एक प्रोटॉन की इकाई में धनावेशित होता है। प्रोटॉन द्रव्यमान परमाणु के लगभग बराबर होता है, मतलब कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक जिनका पूरा नाम था। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, मतलब कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान भार के लगभग बराबर ही माना गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है परमाणु की रचना का मॉडल। जो परमाणु है उसकी संरचना, उसका जो रचना है जो किस तरह से हुई है, उसके ऊपर लोगों ने अपने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करे, जिसमें कि सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड और फिर नील्स बोर। 3 लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाती है। तो इसमें सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वह 10⁻⁻10 मतलब कि 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला होता है। इन्होंने कहा था कि ये एक ठोस गोला होता है जिसमें जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे में बिल्कुल फंसे होते हैं। जैसे कि तरबूज के अंदर क्या होता है, तरबूज के अंदर जिस तरह से बीज, इस तरह से एक मॉडल दिखाया था, उसमें बिल्कुल ही जैसे कि एक गोला है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसे रहते हैं इस तरह से। ये इन्होंने इसको दिखाया था। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु धनावेश को संतुलित कर देते हैं।
परमाणु मॉडल की इस परमाणु मॉडल की किसी प्रकार से पुष्टि नहीं हो सकी कि वाकई में ऐसा है या नहीं, जिसकी वजह से ये परमाणु मॉडल जो जे थॉम्पसन का था वो नकार दिया गया, फेल हो गया। उसके बाद सर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल पेश करा। नाभिकीय मॉडल में इन्होंने क्या करा था, एक सोने की एक पतली पन्नी ली जिसकी जो थिकनेस है 0.0004 सेंटीमीटर, और इस पर अल्फ़ा कणों की बमबारी करी, अल्फ़ा कणों को इसके ऊपर भेजा। उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व किया कि क्या होता है इसके बाद। तो इन्होंने उसके बाद देखा कि अधिकांश जो अल्फ़ा कण थे वो पन्नी के आर पार सीधे चले गए, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाएं, ये कोई परमाणु और यहाँ से ये इन्होंने अल्फ़ा कणों की बौछारी की। तो कुछ तो ऐसे थे कि बिल्कुल सीधे चले गए, बिल्कुल जो अपने मार्ग से बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुए, बिल्कुल सीधे चले गए। कुछ ऐसे थे जो अपने पथ से विचलित हो गए, मतलब कि इस तरह से सीधे गए, थोड़ा सा टर्न हो गए, इस टाइप से ऊपर की ओर नीचे की ओर क्या हो गए, टर्न हो गए। और बहुत थोड़े कण ऐसे थे जो मतलब उस पन्नी से टकराने के बाद और फिर से उसी मार्ग पर वापस आए, मतलब जिस रास्ते से गए थे उसी से ही वापस चले आए। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने इस पर अपने निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में निश्चित होता है, मतलब कि जो प्रोटॉन है उसकी जो पोजीशन इन्होंने सेट करी थी वो ये कहा था कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल बीच में होता है, केंद्र में होता है, क्योंकि अल्फा जो कण है वो भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो इन्होंने यही चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा कण जो है पॉजिटिव चार्ज वो केंद्र की ओर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद में उसको वापस उसी मार्ग पर भेज देगा। उसके बाद ऐसे नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें उसको कहा था न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। जो उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, मतलब कि परमाणु अंदर से कैसा है, खोखला है। तो कोई भी डाइवर्जन उसमें नहीं हुआ, जो बिल्कुल सीधे चलते चले गए वो आपके क्या होगा, जैसे ये कण आए और ये सीधे चले गए थे, कोई भी डाइवर्जन इसमें नहीं हुआ। तो इन्होंने इस चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो पोलर 99% वो कहा था कि वो कैसा है, बिल्कुल खोखला है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वह अपने पथ से विचलित हो गए, जैसे कि कोई प्रोटॉन यहाँ पर है और इसके पास से कोई भी अल्फा कण गुजरा वो हल्का सा डाइवर्ट हो गया। वो क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस प्रोटॉन। तो जब पॉजिटिव के आसपास पॉजिटिव आएगा तो उसको कैसा करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये बात इन्होंने कही थी। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए थे वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए, वापस आ गए, उसी में चले आए। ये बात इन्होंने बताई थी। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना भी की। उन्होंने दर्शाया कि परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनका कहना था अगर जो ये इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, और कम होने के पश्चात वह क्या होगा, उसके नाभिक में गिर जाएगा। जाहिर सी बात है कि किसी की एनर्जी डाउन होगी तो वो गिर जाएगा। और गिरेगा क्यों, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, और इस तरह से परमाणु का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। जबकि पहले ही हम जान चुके हैं परमाणु को ना तो नष्ट होता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद जो नील्स बोर आए थे उन्होंने इस कमी को दूर करा था। नील्स बोर ने ये कहा था कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है, लेकिन उसकी जो कक्षाएं होती हैं,
उसकी जो कक्षाएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती, वो अचर होती हैं, मतलब कि रैंडमली होती हैं, एक फिक्स नहीं होता। किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसके नाभिक धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक के चारों स्थिर या अचर कक्षा में घूमते हैं। ये बात इन्होंने कही थी, जिसकी वजह से ये जो कमी थी कि मतलब अगर जो एक ही कक्षा में एक ही स्थिति में अगर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो परमाणु में लास्ट में गिर जाएंगे और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अनेक वर्षों तक केवल 2 ही परमाणु माने गए थे। वो परमाणु के 2 ही मूल कण माने गए थे, जिसमें कि आपका एक प्रोटॉन होगा, एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1932 में चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका नाम दिया गया, जिस पे कोई चार्ज नहीं था, एक्चुअली जिस पे कोई चार्ज नहीं था, और उसका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर ही था। तो इसलिए उसको एक कहा गया उदासीन, जिसको बोलते हैं, जिसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, और इसके उसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन। इसका सारा द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही था। तो जैसे कि जो नाभिक है, जो प्रोटॉन है, परमाणु का जो नाभिक है, जो परमाणु के बाहर है, इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों की संख्या भी बराबर, बस न्यूट्रॉन में इतना था कि इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या तथा परमाणु क्रमांक कहलाती है। उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, कोई भी तत्व है उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की संख्या तथा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से हम लोग शो करते हैं। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, मतलब कि अगर जो आपको प्रोटॉन परमाणु की संख्या दे रखी है तो वही हमारी प्रोटॉन की संख्या होगी, और प्रोटॉन की संख्या तो वही हमारी परमाणु की संख्या होगी। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। मान लीजिए कि जितने भी प्रोटॉन हैं, एक तरह से मान लीजिए 11 आपके प्रोटॉन हैं तो 11 ही आपके न्यूट्रॉन होंगे। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 22। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूले बेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन को P से तो न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आप समस्थानिक। समस्थानिक को ऐसे समझते हैं किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब इसमें कुछ परमाणु इस तरह से होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग है। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम, ये तीनों समस्थानिक नाभिक में एक ही प्रोटॉन इनके होता है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। मतलब कि इसमें जैसे कि हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान होगी, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि आपके जो प्रोटॉन है उनकी संख्या डिफरेंट होगी और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी। इस तरह के जो हाइड्रोजन के 3 तत्व पाए गए हैं, जिसमें कि आपका ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम, इसमें परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों अलग अलग पाई गई। तो फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक हमारा, जो कि उम्मीद है मैंने आपको ठीक से समझाया होगा। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे।